हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। तो आज की क्लास में बेटा डिस्कशन करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेटा ये व्हीटस्टोन ब्रिज ना। सीबीएसई में तो क्वेश्चन आता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है बेटा सीबीएसई के एग्ज़ाम में। लेकिन अब 2000 जे एडवांस 2015 में भी इस पे क्वेश्चन आया। मतलब अब यू कांट इमेजिन कि पहचानना मुश्किल हो गया कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो व्हीटस्टोन ब्रिज है। आज की क्लास में वो क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। एक ही क्वेश्चन था, दो व्हीटस्टोन ब्रिज उसके अंदर ही। तो कभी भी डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज आपको नहीं दिखेगा कि भाई यहाँ पे आपको व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करना है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ही डिसाइड करेगी कि हाँ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई कैन यूज़ व्हीटस्टोन ब्रिज या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। मतलब सबसे बड़ा काम तो ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को पहचानना। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पहचान में आ गया तो फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो पहली बात तो ये है कि भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या चीज़। ठीक है, तो भाई ये बेसिकली क्या चीज़ है। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज। 4 रेजिस्टेंसेज का एक अरेंजमेंट है जिसको हम यूज़ करेंगे क्या कैलकुलेट करने के लिए। कोई भी उन चारों में से कोई एक रेजिस्टेंस अननोन होगा, उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं और बहुत ही एक्यूरेटली हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बोर्ड में आती है, मैं भी लिख देता हूँ बेटा। देखो, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 resistances used to determine थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा इसमें, है ना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह में पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। उसका फिर न्यूमेरिकल्स है आज के क्लास में। रेजिस्टेंसेस यूज्ड टू डिटरमाइन one of these resistances quickly and accurately in terms of the remaining 3 resistances। ठीक है बेटा, देखो तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी कि 4 रेजिस्टेंसेस का एक अरेंजमेंट है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, उन चारों में से कोई एक अननोन रेजिस्टेंस होगा, बहुत ही जल्दी से और बहुत ही एक्यूरेटली। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेटली क्या व्हीटस्टोन ब्रिज के एडवांटेजेस है वो भी बात करेंगे। बट पहले जरा देखो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बार बार नाम आ रहे हैं क्या चीज़। तो देखो 4 रेजिस्टेंसेस का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है बेटा, लाइक दिस। ये ए, बी, सी, डी। ठीक है बेटा, इसको बेटा R1 है ना, एनसीईआरटी में शायद इसको पी, क्यू और RS की फॉर्म में लिखते हैं। आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। R1, R2 और इसको R3 और इसको बेटा R4 बोल देता हूँ, इसको R0 बोल देता हूँ। ठीक है, अब जरा सोचो कि अगर मैं आपको ये बात बोल दूँ कि भाई ए और बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लूँ, वाट लग जाएगी, है ना। कितना मुश्किल हो जाएगा ना ये काम कि भाई रेजिस्टेंस निकालने में तो निकाल ही देंगे जब कोई क्वेश्चन आएगा तो, लेकिन बहुत मुश्किल पार्ट हो जाएगा इस तरह का कॉम्बिनेशन आपने, क्योंकि ना सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ इसका पर्टिकुलर केस हो जाए ना बेटा, एक बात तो ये ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये जो दिस काइंड ऑफ शेप ऑफ द सर्किट इज नॉन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अभी हम बात करेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है,
तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो मर्जी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू हो, इफ द सर्किट हैज सर्टेन टाइप ऑफ शेप्स, है ना, तो उसको क्या बोला जा सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जा सकता है। इसको इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि शायद 1834 के आसपास एक साइंटिस्ट थे व्हीटस्टोन करके, सर चार्ल्स व्हीटस्टोन करके नाम था उनका, उन्होंने ही इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन और दिक्कत कौन कर रहा है सर, ये दिक्कत ये वाली ब्रांच कर रही है ना, जो CD ब्रांच के अंदर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये दिक्कत कर रही है सर, ये नहीं हो तो सर्किट बड़ा आसान हो गया। तो अब क्या हो अगर बेटा, अगर ऐसा हो जाए कि C पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाए, दोनों पॉइंट्स का क्या सेम हो जाए, पोटेंशियल अगर सेम हो जाए, तो क्या होगा उस केस में, देन करंट थ्रू ब्रांच CD, और वी कैन से बेटा करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू 0। इस वाली ब्रांच में कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा होगा, है ना, यानी कि बेटा मैं ये भी बोल सकता हूं द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज 0, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट ही फ्लो नहीं किया। जब आप सोचो कि अगर इस ब्रांच में करंट ही फ्लो नहीं करता तो इस R0 रेजिस्टेंस का होना या ना होना कोई मतलब, कोई मायने नहीं रखता है। so we can say R0 becomes invalid, but this R0 can be the resistance of this galvanometer also, है ना। ये जो R0 है बेटे टोटल रेजिस्टेंस है ब्रांच CD का, वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी हो सकता है, वो इस ब्रांच का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट अल्टीमेटली इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो R0 बिकम्स इनवैलिड। R0 अगर इनवैलिड हो गया तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि R0 को यहाँ से हटा सकते हैं। जब R0 को हटा दोगे तो फिर देखो सर्किट कैसा बन जाएगा, उस सर्किट को बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो बेटा एक बार के लिए नोट करो जल्दी से एक बार, देखो बेटा तो अगर R0 हट गया ना, जरा सोचो कि ये वाली ब्रांच अगर हट गई तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, R1 और R2 सीरीज में आ जाएंगे, R3 और R4 भी सीरीज में आ जाएंगे और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ जाएगा। लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि ये चीज़ कब होगी, ठीक है। तो बेटा एक बात तो जो ये अभी मैंने लिखी क्या कि अगर क्या हो जाएगा करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, तो बेटा इस कंडीशन को कहा जाता है, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, WSB से लिखता हूं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाएगा जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ जाएगी, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नल डिफ्लेक्शन होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो दैट पर्टिकुलर केस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉन एज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो अब ये कैसे पता लगे कि भाई ऐसे देखा और हमें थोड़ा ना पता लग जाएगा। अगर कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसे थोड़ी होगा कि गैल्वेनोमीटर चमक रहा होगा कि भी रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, वो हमें उस सर्किट को एनालाइज करना पड़ेगा। वो क्या एनालिसिस होगा, क्या कंडीशन होगी, वो डिराइव करता हूँ बेटा। देखो सो बेसिकली वी आर डिराइविंग द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है बेटा। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इस तरफ बना लेता हूं ताकि हमें सफिशिएंट स्पेस मिले इक्वेशन को डिराइव करने का। देखिए ये बेटा R1, ये R2, ये R3। मैं फिर से बता रहा हूँ ये काफ़ी बुक्स के अंदर NCERT के अंदर PQRS की फॉर्म में लिखे होते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ बेटा यहाँ से मान लो कि करंट I आया, इधर करंट I1 गया, इधर करंट I2 गया, इस तरफ करंट IG हो गया बेटा करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, और इस तरफ करंट कितना हो गया बेटा I - IG।
तो एक लूप तो ये बन गई, एक लूप ये बन गई। तो बेसिकली मैं केवीएल की मदद से काम करने वाला हूं बेटा। लूप नंबर 1 जो है, लूप 1 में केवीएल यूज करो जरा, सबको आता है बहुत अच्छे से, बहुत प्रैक्टिस की है इस पे। -I1R1, चलो बेटा, -IG_R0, इसकी वैल्यू बेटा R0 है, मैं लिखना भूल गया, -IG_R0। और ये देखो आपकी और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, अगर भूल गए तो पॉजिटिव आएगा बेटा वो, I2R3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब एक काम करो कि अब आप लूप नंबर 2 में इक्वेशन यूज कर लो, ठीक है। लूप 2, लूप 2 के अंदर देखो बेटा क्या लिखूं, माइनस ऑफ R2 I1 माइनस IG, चलो बेटा, माइनस ऑफ I2 R4, सॉरी हाँ, ये इधर इधर बेटा करंट कितना आएगा, अगर मैं इस वाली ब्रांच में करंट की बात करूं तो देखो बेटा, अब इधर कितना करंट आ रहा होगा, ये देखो जरा, IG इधर से आया, I2 इधर से आया, तो बेटा इस तरफ कितना करंट होगा, यहां से देखो जरा ध्यान से, इधर करंट होगा बेटा I2 और प्लस IG, तभी ऐसे होगा ना, I2 प्लस IG इधर से आया, I1 माइनस IG इधर से आया, तो वो नेट I1 प्लस I2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेटा ये प्लस हो जाएगा, प्लस R4 इंटू I2 प्लस IG, और बेटा ये क्या हो जाएगा, प्लस है ना, प्लस IG_R0, प्लस IG_R0 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन होगी। अब जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन के बेटा जो कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, उस कंडीशन में IG की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, है ना, IG को क्या होना पड़ेगा, 0 फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में IG को 0 कर दो, देखो इसको अगर मैं 0 कर दूंगा तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखो, माइनस ऑफ I1R1 प्लस I2R3 इज इक्वल टू 0, और बेटा वी कैन राइट लाइक दिस कि I1R1 इज इक्वल टू I2R3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से बेटा यहाँ पे भी क्या कर दो, IG को 0 कर दो, तो देखो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ I1R2, ये 0 हो गया बेटा, ये 0 हो गया, तो प्लस R4I2, और बेटा ये फैक्टर भी 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या कंडीशन बन गई ये फिर से, कि I1R2 इज इक्वल टू I2R4। अब ऐसा कर दो कि इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4, जब आप ऐसा करोगे तो देखो क्या बनेगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। सो बेटा दिस इज द इम्पॉर्टेंट, दिस इज द कंडीशन 4, या तो आप ऐसे लिख दो बेटा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3। These are the conditions of balanced Wheatstone bridge। देखो कैसे याद करेंगे बेटा, इसको याद करने का, देखो R1 ये है, R2 ये है, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, ऐसे याद रख सकते हो आप। इस इक्वेशन को बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हो, R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4, कि जो एडजेसेंट आर्म्स का जो रेशियो है R1 बाई R3, ये जो रेशियो आएगा बेटा, वो रेशियो इन दोनों के बराबर होना चाहिए, या ऐसे याद कर लो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बेटा मुझे कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बिल्कुल समझ जाऊंगा कि अगर ये जो कंडीशन है, कौन सी बेटा, कि R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4 और R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अगर मैं ये चेक कर लेता हूँ और ये कंडीशन मुझे बिल्कुल सत्य मिलती है, तो मैं मान जाऊंगा कि वो कैसा ब्रिज है, वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। हटने के
के बाद क्वेश्चन बड़ा सिंपल, R1 R2 सीरीज में, R3 R4 भी सीरीज में, और जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में, ठीक है। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई के एग्जाम में या जो भी आपका बोर्ड से उन सब में ये डेरिवेशन आ सकती है। तो आप एक बार इसको नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट करो। चलो बेटा, इस पर क्वेश्चन सारे एक साथ ही करेंगे। पहले ज़रा इस पर एक और टॉपिक, एक और दो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी कर ही लेते हैं। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इस पे काफ़ी बार नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें बड़ा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, नीट के एग्ज़ाम में भी और मेंस में भी पूछा हुआ है, एक बार आईआईटी में पूछा है क्वेश्चन सेंसिटिविटी पे। तो थोड़ा सा आइडिया देखो, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है। सेंसिटिविटी का बेटा मतलब क्या होगा कि अगर आप कुछ भी हल्का फुल्का चेंज करें तो वो जो है वो आप डिटेक्ट कर पाएँ बड़े आसानी के साथ, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेटा देखो, इसके अंदर हम लिखना शुरू करते हैं। ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी, ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी sensitive if it shows a large deflection if it shows a large deflection in galvanometer, in the galvanometer for a small change of resistance in the resistance arm, रेजिस्टेंस आर्म। बेटा वो जो चार जो ब्रांचेज जो थी उनको रेजिस्टेंस आर्म कहा जाता है, ठीक है। द सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं बेटा? पहली बात तो ये रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ रेजिस्टेंसेस in the forearms of the bridge. The bridge is most sensitive. The bridge is most sensitive when all the four resistances are of the same order. And the second factor is relative positions of battery and galvanometer. ये बात है बेटा
देखो इसका क्या मतलब है, पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि बेटा देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो गया कि भैया आपने क्या कर दिया, किसी भी एक आर्म में रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर दिया ना, R1 R2 R3 R4 में से आपने कोई भी एक वैल्यू चेंज किया, तो सडनली क्या होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर में क्या होना चाहिए, बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन आना चाहिए। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, मैं कहूँगा मेरा जो डिवाइस है या जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है हमारा, दैट इज़ मोर सेंसिटिव, वो उतना ही ज़्यादा ना। सेंसिटिविटी का बेटा मतलब ये होता है ना, आगे भी आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें भी ये टर्म दोबारा यूज होगी। तो सेंसिटिविटी का मतलब ये है बेटा कि इफ़ यू चेंज समथिंग इन इनपुट दैट शुड रिफ्लेक्ट एट ए लार्ज स्केल इन आउटपुट, इसका मतलब वो सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो अगर आपने चारों आर्म्स में से किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, देयर मस्ट बी ए लार्ज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो ऐसे केस में मैं कहूँगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कहते हैं कि वो सेंसिटिविटी, अब ऑब्वियस है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डिवाइस है वो क्या हो, बहुत सेंसिटिव हो, ताकि मुझे हल्के से भी इनपुट चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या पता लग जाए कि हाँ कुछ इनपुट में चेंज हुआ है, मैं उसको डिटेक्ट कर पाऊँ। तो बेटा उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि जो चारों जो रेजिस्टेंसेज हैं, चारों के चारों उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब बेटा देखो क्या होगा कि मान लो कि एक रेजिस्टेंस 10 ओम का है, दूसरा 20 ओम का है, अब तीसरा जो है वो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि 500 ओम का हो गया। ऑर्डर का मतलब समझे कि जैसे 10 टू द पावर 2 ऑर्डर के हैं सारे, या 10 टू द पावर 1 ऑर्डर के हैं, 10 टू द पावर 3, ऑर्डर मस्ट बी द सेम, है ना। या तो भाई सारे 10 15 20 यानी 2 ऐसे मान लो, क्या तो सारे 2 डिजिट के ऑर्डर के हों या फिर सारे 3 डिजिट में हों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 10 ओम है, एक फिर 150 ओम है, फिर 1000 ओम है और एक फिर मान लो 2000 ओम है। इस तरह का नहीं पॉसिबल है, यानी कि आपको ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा, तभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आएगी। इसी बात पे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में, और इसी बात पे पूछा भी जाता है, बस इस लाइन पे पूछा जाता है कि भैया सेम ऑर्डर का रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ही क्या होगा, मोस्ट सेंसिटिव। दूसरी बात जो कहता है बेटा कि आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर और बैटरी, इन दोनों की पोजीशन, अब इन दोनों की पोजीशन कैसे डिसाइड करेगी, अलग अलग साइंटिस्ट का अपनी अलग अलग राय है। मैक्सवेल साहब कहते हैं कि भैया ऐसा है कि गैल्वेनोमीटर और जो दूसरा आपका क्या है बैटरी, उन दोनों में से जिसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा ये पॉइंट, इन दोनों में से जिसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है उस डिवाइस को किन दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट होना चाहिए, जिन दो रेजिस्टेंसेस का रेजिस्टेंस हाई है और जिनका रेजिस्टेंस कम है, उन दोनों के बीच में। समझ में आ रही बेटा, मान लो किस तरीके से, ऐसे था ना बेटा, मान लो कि गैल्वेनोमीटर की बात कर लेते हैं, तो कह रहे गैल्वेनोमीटर को मान लो कि ये दो रेजिस्टेंसेज हैं, तो इनके टर्मिनल्स के बीच में और इनका रेजिस्टेंस, इन दोनों का रेजिस्टेंस अगर कम है, इन दोनों के टर्मिनल में उन दोनों को ही कनेक्ट होना पड़ेगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उनके बीच में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये कहानी होगी रिलेटिव पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर के, तो दो फैक्टर्स है जिस पे सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, ठीक है बेटा। ये नोट करो, फिर आगे एक और छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, बस फिर हम न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल्स करेंगे। करो नोट एक बार। अगला एक क्वेश्चन बेटा बहुत बार ये पूछ लेते हैं कि भाई इसका एडवांटेज क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो भी एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जाम जो एडवांटेज हो तो यही दिख रहा है कि भैया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो ना हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एडवांटेजेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या क्या एडवांटेजेस हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के, जरा उस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला जो एडवांटेज है वो क्या है, इट इज़ ए नल पॉइंट मेथड और इट इज़ ए नल मेथड, इट इज़ ए नल मेथड, hence the internal resistance, of the cell and
and galvanometer do not affect the null point. बेटा नल पॉइंट का मतलब ये होगा वो कंडीशन जिस टाइम पे क्या हो गया, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्योंकि वो उस ब्रांच में से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो उसका जो मर्जी रेजिस्टेंस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। दूसरी जो बात है वो क्या है कि एज द मेथड डज नॉट इन्वॉल्व any measurement of current and potential difference so the resistances of emitters and voltmeters do not affect the measurements and the third point, the unknown resistance can be measured to a very high degree of accuracy by increasing the ratio of resistances in R1 and R2। R1 और R2 मैंने आपको बता दिया था बेटा कि R1 और R2 ब्रांचेस कौन कौन सी होंगी। तो बेटा कुल मिलाकर के पहला जो पॉइंट है वो तो पॉइंट यही है कि भैया वो जो नल मेथड के ऊपर है। नल मेथड का मतलब नल मेथड इज कि जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, उसमें कोई करंट नहीं आए, तो ये उस पर बेस्ड है। तो जो गैल्वेनोमीटर का या सेल का जो भी रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, उस पर इसका कोई रोल नहीं है, उसके इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात, क्योंकि ये नल मेथड इसमें इन्वॉल्व है, कोई मुझे करंट को और कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं करना है, तो इसलिए एमीटर वोल्टमीटर के जो मर्जी रेजिस्टेंसेज हो उससे हमारी रीडिंग पर, उससे हमारी कैलकुलेशन पर, हमारे मेजरमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि बेटा कि जो अननोन रेजिस्टेंस मुझे मेजर करना है वो बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक मेजर किया जा सकता है। कैसे मेजर किया जा सकता है? अगर मैं जो रेशियो है R1 और R2 है ना, ये वाली जो ब्रांच थी और ये वाली जो ब्रांच थी, इन ब्रांचेस का जो रेजिस्टेंसेस है उनके रेशियो को इंक्रीज करते हुए, ठीक है बेटा। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के। तो देखो बेसिकली हमने क्या क्या कर लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन पढ़ ली है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन डिराइव कर ली है, सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिया, एडवांटेजेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिया। थ्योरेटिकल पार्ट सारा हो गया है। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, वो देखते हैं बेटा। देखो अभी मैंने आपको क्या किया बेटा, एक टाइप ऑफ शेप बनाई व्हीटस्टोन ब्रिज की। एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज तो यही है, लेकिन बेटा एक बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर जो शेप ऑफ द नेटवर्क है,
उसका कोई खास महत्व नहीं है ना। वो जो रीडिंग जो आएगी है ना भाई, चाहे आप वायर को ऐसे मोड़ लो, चाहे वायर को सीधा रख लो, चाहे ऐसे रख लो, उससे करंट की वैल्यू पे, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पे, बाकी वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अब एग्ज़ाम में कभी तो ऐसा होगा कि डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा देगा जो मैंने शेप बनाई, लेकिन इसके अलावा भी डिफरेंट फॉर्म्स पॉसिबल हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले तो मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानना आना चाहिए। एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज पहचान में आ गया तो फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है कि नहीं है। मेरे लिए बैलेंस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना आप। अब इसमें देखो, पहली पहचान तो यही है कि जहां पर भी 5 रेजिस्टेंसेस एक साथ इकट्ठे दिख जाए, जैसे ही 5 रेजिस्टेंसेस एक साथ इकट्ठे हो जाए, आपके दिमाग की बत्ती चमक जानी चाहिए कि भैया यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। उसके लिए जरा एक बार चेक करो। अब वो काम थोड़ा सा और आसान बना देता हूँ कि कुछ बहुत ही वेल नॉन स्ट्रक्चर्स हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के जो एग्जामिनर पूछ सकता है, वो मैं कुछ स्ट्रक्चर्स आपको बता देता हूँ। एक तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बेटा, वो तो है ही है, ठीक है। चलो मैं उसको उससे रिलेट कर दूंगा। देखो सभी को कि पहला बहुत जो वेल नॉन है वो यही, बेटा मैं गैल्वेनोमीटर को बार बार नहीं बनाऊंगा, बैटरी नहीं लगाऊंगा। ये देखो बेटा, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। बेटा आप PQRS की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये R0। मैं इसको A और इसको B लिखता हूँ, इसको C और इसको D लिखता हूँ। आप जो भी नोटेशन लिखें उसी नोटेशन को बार बार लिखें। माने कि अगर आप इसको A और B लिखते हो तो हमेशा A और B इसी को लिखें ताकि कोई गलती ना हो। चलो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब दिस इज, मैं बेटा अभी बात कर रहा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज के। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में किसी भी केस में कोई चेंज नहीं होने वाला। देखो जरा, अब आपको बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाते हैं। मैं कहता हूं कि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, R1, R2, R3, R4। आप कहोगे सर लग तो नहीं रहा। मैं कहता हूं कि भैया C और D को ऐसे खींच लो ना, जब ऐसे खींच करके ले जाओगे तो यही सर्किट बन जाएगा। या आप ऐसे देख लो कि A और C के बीच में R1, A और C के बीच में R1, B और C के बीच में R2, ये भी R2, C और D में R0, ये R0 लिख दो भाई इसको, ये R0 हो गया। A और D के बीच में R3 और D और B के बीच में R4। तो कुछ नहीं, आप इसको ऐसे स्ट्रेच करोगे तो वही शेप बन जाएगी। ये एक शेप आ गई। और शेप देख लेते हैं बेटा, है ना, और अलग अलग शेप में वो देख लो। देखो ये लो, R1, R2, R3, R4 और R0। देखो बेटा, ये A, ये B, ये C और ये D। इस बार D को पकड़ के नीचे की तरफ खींच लाओ तो फिर से वही ये वाली फॉर्म आ जाएगी, है ना। इस D को नीचे की तरफ खींच के लेके आओगे तो भी वही फॉर्म आने वाली है। और देख लो, वो एग्जामिनर क्या करता है ना कि आपको बेसिकली डरा देगा वो, और डर गया तो फिर खेल ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ रही होगी कि सर ये है ना, एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज मुश्किल नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज को उस टाइम पे क्लिक करना मुश्किल काम है, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो जरा, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ना, नाम लिख देते हैं इसको बेटा। R1, ये R2 होगा, ये R3 होगा बेटा, ये R4 और ये R0। कैसे? इसको पकड़ करके ऐसे ले आओ, बिल्कुल यही व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। ये फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। और देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो अब बना रहा हूँ।
ये बेटा ए और डी के बीच में ये R3 है, ए और सी के बीच में R1 है, ये सी और डी के बीच में ये R0 है, बी और डी के बीच में ये R4 है और ये R3 है। ये जरा ये रीड्रॉ करने की कोशिश करो बेटा कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज आप इसको एक्चुअल फॉर्म में बना पा रहे हो क्या। देखो जरा इसको, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है कि सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है। तो मैं कहता हूँ भाई एक काम करो, ये ए बना लो, ये बी बना लो, ये पॉइंट सी बना लो और ये पॉइंट डी बना लो। हो गया सवाल। ए और सी के बीच में R1, ए और डी के बीच में R3, बी और सी के बीच में ये बेटा 2 बार लिख दिया गया ना, ये वाला बेटा क्या आएगा, ये R2 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो बी और सी के बीच में R2, बी और डी के बीच में R4 और सी और डी के बीच में R0। देखो जरा, बोलो व्हीटस्टोन ब्रिज बना कि नहीं बना। तो ये बेसिकली कुल मिलाकर के 5 फॉर्म्स हैं। इनमें से कोई भी फॉर्म अगर आपको दिख जाए तो जस्ट गो एंड चेक फॉर द बैलेंस्ड कंडीशन। मोस्ट प्रोबेबली 99% केसेस में आपको क्या मिलने वाला है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मिल जाएगा। ये 5 फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेंगी, बड़ी सिंपल सी हैं, आप बड़े आराम से उसको याद रख सकते हैं। 1-2 बार इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे तो ये नोट करो। फिर ज़रा आगे और 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ आपको। तो ये तो हो गए 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो अब जरा आपको मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, अब जरा आप ही की नॉलेज थोड़ा सा आप आंसर खुद से आंसर देने की कोशिश करना, मैं तो साथ साथ कर ही रहा हूँ। चलो बेटा मुझे एक बात बताना, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ही कर लेता हूँ। चलो ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R0। इज दिस अ व्हीटस्टोन ब्रिज? क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आपने तो बताया था ये शेप है, बट दिस इज नॉट ए व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता था, इस वाली ब्रांच के परपेंडिकुलर इधर इन 2 पॉइंट्स के बीच से देखते थे बेटा। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं। आप तो ये दोनों तो सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है और फिर पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में। दिस इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बात ध्यान रखना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। कोई ऐसे भी कह सकता था कि सर ऐसा देखो, एक और देख लो एग्जाम्पल, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि भाई नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये भी तो पहचान में आनी चाहिए। मान लो अब कोई पूछ ले तो R1, R2, R3, R4 और ये R0, इन 2 पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में ये मान लो A पॉइंट बोल दे और ये B पॉइंट बोल दे। अगेन दिस इज नॉट ए व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ये 2 पॉइंट्स ही होने जरूरी हैं। समझ में आ रही है बात? ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होंगे। दीज 2 सर्किट्स आर नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज। अब जरा इस पर बेटा आपको क्वेश्चंस करवाते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो थोड़ा सा CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला एग्जाम्पल CBSE में आया है ये क्वेश्चन बेटा। और बेटा इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 60 ओम सॉरी। ये आपका सर्किट 1 है, ठीक है। दूसरा सर्किट है दैट इज लाइक दिस।
इसका रेजिस्टेंस 1.20 ओम है इस गैल्वेनोमीटर का, बेटा ये 6 ओम, ये R2, ये 3 वोल्ट, ये 8 ओम और ये बेटा 12 ओम है। क्वेश्चन ये दिस इज योर सर्किट नंबर 2। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि दोनों ही सर्किट के अंदर जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। आपको पता लगाना है R1/R2 की वैल्यू। तो ये तो देखो पहले चेक कर लो कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है बेटा। तो चेक करो बेटा कैसे कि भैया 4/6, मेरी आदत बेटा ऐसे चेक करने की, तो 4/6, तो ये रेशो कितना है बेटा 2/3, ठीक है। अच्छा ये रेशो कितना आएगा, अच्छा अब देखो एक बात ये है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है बट क्वेश्चन में दे रखा है कि गैल्वेनोमीटर का 0 डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब तो ये ऑलरेडी क्या है, दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा कि 4/6 मस्ट बी इक्वल टू R1/9, ये होना ही होना चाहिए। तो बेटा ये कितना आ गया आपका, ये 2/3 इंटू 9, तो इट इज इक्वल टू 6 ओम। R1 का वैल्यू बेटा 6 ओम आ गया। अब जो आप सर्किट नंबर 2 देख रहे हो, आप कहोगे सर ये क्या हो गया, यहाँ तो बैटरी तो हमने यहाँ ऐसे देखी ही नहीं थी। अरे तो क्या फ़र्क पड़ गया बेटा, इसको देखो कैसे करते हैं कि भैया आप जो बैटरी, आपने जो ओरिजिनल सर्किट जो पढ़ा था उसमें आप बैटरी बेटा किस किस के बीच में लगाते थे, आप बैटरी ए और बी के बीच में लगाते थे। तो फिर से वैसा ही कर लो, मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट को नाम ए दे दो, इसको बी रख लो, इसको सी और इसको डी, और सर्किट दोबारा से बना लो। सर्किट दोबारा से कैसे बनेगा, ये लो बेटा कि सर मैं तो ए और बी चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे उसी चीज़ की आदत है, मैंने उसी फॉर्म में सिंप्लीफाई की है चीज़ों को। देख लो कर लेता हूँ बेटा, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, ये लो। ए और बी के बीच में R2, सॉरी बेटा सी और बी के बीच में R2, फिर बी और डी के बीच में 8 ओम, ये 8 ओम, ए और डी के बीच में 12 ओम, ध्यान से देखना, सी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर, ये लो आप वाली फॉर्म आ गई है जिसमें आप खुश रहते हो। और फिर आप देखो ए और बी के बीच में एक बैटरी है 3 वोल्ट की, और ए पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये भी ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है। अब क्योंकि अब आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज आप वाली फॉर्म में आ गया, और ये देखो यहाँ से क्या आएगा बेटा, ये क्योंकि डिफ्लेक्शन 0 है तो 6/12 बराबर होना चाहिए R2/8। तो यहाँ से R2 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 4 आ गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा है R1/R2, तो R1 बेटा 6 है और R2 4 है, तो इट इज़ इक्वल टू 3/2। CBSE ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल, CBSE ने पूछा हुआ क्वेश्चन, नोट करो जल्दी से। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा 4 वोल्ट की एक बैटरी लगाई हुई है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये वाला 5 ओम था, ये 2 ओम। बेटा ये क्वेश्चन भी CBSE में ही आया हुआ है। मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा सा लाइटर मोड पे क्लास को रख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बढ़िया और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे इस पर। बेटा ये सर्किट आपको दे रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू कैलकुलेट, ये लो मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंपल, यू हैव टू कैलकुलेट आई, सिंपल भाषा में
आई जो बैटरी जो करंट प्रोवाइड कर रही है वो बताना था आपको। तो ऐसा लग रहा है कि सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपने जो बताई थी उनमें से एक फॉर्म लग रही है, बट इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आओ बेटा। ध्यान देखो कि जो बैटरी में कनेक्ट करता था बेटा, वो जो 2 पॉइंट्स थे वो ए और बी हुआ करते थे, वो ए और बी मैंने यहाँ नाम लिख दिया। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक ही टर्मिनोलॉजी पर प्रैक्टिस कीजिए बार बार, कि मैं बैटरी और बी के बीच में लगाता था गैल्वेनोमीटर, सी और डी के बीच में लगाता था, वो सी और डी हो गया बेटा। और ये जरूरी नहीं है कि वहाँ गैल्वेनोमीटर आपको भी डायग्राम के अंदर या सर्किट के अंदर वो गैल्वेनोमीटर बार बार दिखाए भी, वो ना दिखाए रेजिस्टेंस दिखाते, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरा यहाँ से देखो, इसमें इस सर्किट को बेटा मैं दोबारा से बनाता हूँ। ये ए, ये बी, मुझे लगता है अब सब लोगों ने, मैं बना रहा हूँ उससे पहले सब लोग बना के बैठ गए होंगे बड़े आराम से। ए और सबको लग रहा होगा कि ये सर क्यों इतना टाइम पास कर रहे हैं ना। ए और सी के बीच में 1 ओम, सी और बी के बीच में 2 ओम, ये लोग जल्दी जल्दी फटाफट कर देते हैं। सी और डी के बीच में 5 ओम, ए और डी के बीच में बेटा 2 ओम, बी और डी के बीच में 4 ओम। अच्छा एक बात और बेटा कि बैटरी ए और बी के बीच में है, ए पॉइंट पे ये दिस इज लाइक दिस, और ये बेटा 4 वोल्ट। देखो जरा 1/2, भाई इधर का रेशियो 1/2 आया, उस तरफ का क्या आ रहा है 2/4, दैट इज 1/2। तो आप देखो कि दोनों रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा ब्रिज है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या होगा उस केस में बेटा, जो बीच वाला जो रेजिस्टेंस है ना, आर्म CD वाला जो रेजिस्टेंस है, दैट बिकम्स इनवैलिड, वो इनवैलिड हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ना, ये जो इतना मुश्किल सा दिख रहा था आप लोगों को, 1 ओम, ये 2 ओम, ये बेटा 2 ओम और ये 4 ओम, मुझे करंट निकालना था। तो बस मुझे क्या करना है, देखो 2 और 1 3 और 4 और 2 6, 3 और 6 आपस में क्या है पैरेलल, तो 3 × 6, 6 + 3 9, तो बेटा ये 2 ओम आ गया, ये R इफेक्टिव आ गया। तो I = बेटा क्या आ गया, V/R, तो बेटा 2 एम्पियर करंट आ गया। दिस इज द 2 एम्पियर इज द करंट प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस करते हैं बेटा। ये R, ये R, ये R, ये R, ये R, ये A और ये C बेटा। आपको क्या बताना है, A और C के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। फाइंड RAC, यू हैव टू फाइंड RAC। देखो बेटा बड़े आराम से करो इस क्वेश्चन को। एक तरीका तो ये है कि सर देखो ऐसा करो कि ये पॉइंट C है तो सर ये वाला पॉइंट भी C बन गया, ये वाला पॉइंट A है तो सर ये पॉइंट भी A बन गया। A है, C है, एक काम करो सर इस पॉइंट को नाम B और इसको D दे दो। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट A और C रहेगा, A और C के रिस्पेक्ट में ही सर्किट को देखा जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि ये लो A और ये लो बेटा C, इस बार ये B और ये D। देखो बेटा A और B के बीच में R, ये लो जी, ये वाला हो गया है। B और D के बीच में R, ये R, C और D के बीच में R, ये लो। A और D के बीच में R, B और C के बीच में R। आपको इन 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही तो देखना है बेटा। फिर से दिख गया ना, R/R = R/R। तो बेटा ये जो R, ये वाला जो R है, इट बिकम्स इनवैलिड। ये इनवैलिड होते ही आपका सर्किट बेटा कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये R R R R।
तो बेटा 2R और 2R आपस में पैरेलल है, तो इसका RAC जो आएगा, जो पूछा गया है बेटा, वो R के इक्वली आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखो बेटा, और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मैं एक बार 1-2 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप लोग एक बार खुद से एक बार वो ट्राई करेंगे जल्दी से ना, स्क्रीन पॉज कर करके। देखो बेटा, ये बेटा 6 वोल्ट है, ये 2.4 ओम है, ये 0.0 है कोई, ये 2 ओम, ये 10 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम, और ये है बेटा X, ये है X। ये A पॉइंट मान लो, A, B, C और O। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में गिवन क्या है, करंट थ्रू ब्रांच AO इज 0, करंट थ्रू ब्रांच AO इज 0, you have to find current through, you have to find current through बैटरी। बैटरी के थ्रू आपको करंट बताना है बेटा। एक क्वेश्चन तो आप ये करिएगा जल्दी से। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, वो भी आसान सा ही क्वेश्चन है बेटा। जल्दी से स्क्रीन पॉज करके सब अपने अपने लेवल पे ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। R E R R R R R। Find current drawn by battery, current drawn by battery। बैटरी कितना करंट ड्रॉ कर रही है बेटा, जल्दी से करो। इसका 2 क्वेश्चन और करेंगे शानदार, दोनों ही क्वेश्चन IIT में पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा ये देखो, ज़रा ये क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या? जल्दी से करो बेटा, सभी लोग करो, ज़रा करो, ट्राई करो बेटा जल्दी से। चलो बेटा, देखो जब क्वेश्चन में कह दिया है कि AO ब्रांच में से कोई करंट नहीं है, तो आप जरा इतने सर्किट को पहचानने की कोशिश कीजिए बेटा कि ये इतना सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है उस केस में। तो बेटा क्या इक्वेशन लिखोगे आप कि भैया 2/3 इज इक्वल टू 4/x। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, x की वैल्यू 6 ओम आ गई है। x की वैल्यू जब 6 ओम आ गई तो अब देखो जरा सर्किट आपका बेटा इस तरीके से बन जाएगा। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये देखो बेटा 2, 4, 3 और 6, और ये बेटा 6 वोल्ट और ये 2.4 ओम। तो आप देखो 2 और 4 ये तो 6 हो गया,
6 और ये 9, 6 और 9 जो है आपस में पैरेलल में है। 6 इंटू 9, 9 प्लस 6 इज 15। तो बेटा ये आया 18/5। 18/5 का मतलब कितना हो गया? 3.6 ओम। तो बेटा अब यहाँ से हो गया ना आर इक्विवेलेंट, देखो 3.6 तो ये था और 2.4 ये था, तो बेटा ये कितना आ गया? 6 ओम आ गया। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/6, 1 एम्पियर करंट आना चाहिए बेटा। करंट की वैल्यू आनी चाहिए 1 ओम। बेटा इतना व्हीटस्टोन ब्रिज था, तो 2 और 4 सीरीज में तो 6 हो गया, 3 और बेटा ये 6, 3 और 6 सीरीज में 9 हो गया, 9 और 6 पैरेलल में, 9 और 6 पैरेलल में हुआ। तो फिर हमने ये सॉल्व किया, 3.6 ओम आया। 3.6 ओम बेटा अब क्या होगा, है ना, इस पूरे की जगह 3.6 आ जाएगा, जो कि 2.4 के साथ सीरीज में होगा, तो वो 6 ओम बन गया। तो आई की वैल्यू आ गई है। अब ये देखो बेटा इस वाले क्वेश्चन में फिर से कि यहाँ पे जरा देखो कि 5 जो रेजिस्टेंसेस है उनका कहीं बंच दिख रहा है क्या? तो हाँ सर, ये देखो इतने पार्ट को सर अगर मैं देखूं ध्यान से, तो सर ये क्या दिख रहा है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज मुझे दिख रहा है। तो अगर भाई व्हीटस्टोन ब्रिज अगर मुझे दिख रहा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर दिख रहा है तो इसको हटा दो, ये हट गया। अब इस क्वेश्चन में बताओ क्या रह गया? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। देखो बेटा ये वो तो आर ही है ना बेटा। ऐसे करो कि ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट भी ए बन गया, ये पॉइंट अगर बी है तो बेटा ये पॉइंट भी बी बन गया, ये पॉइंट अगर सी है तो ये पॉइंट भी सी बन गया, जीरो रेजिस्टेंस वायर वाले कंसेप्ट से। तो ये बेटा आर, इस पॉइंट को नाम ए ही रखो, ठीक है, इसको मैं ए नाम रखता हूँ बेटा, और इसको बी रखता हूँ। अब देखो जरा, ए और बी के बीच में 2R एक रेजिस्टेंस है, ये लो बेटा, ये 2R रेजिस्टेंस लगा दिया। ए और सी के बीच में, तो सी बेटा इस पॉइंट का नाम है, ठीक है, या फिर ऐसा, हाँ ये इसी को रख लो, सी पॉइंट। तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है बेटा आर, ये लो मैं इसको आर यहाँ लिख देता हूँ बेटा। और देखो एक बी और सी के बीच में भी है, तो बेटा वो ऐसे कनेक्ट कर दो चाहिए तो, ये लो ये आर है, ये ई है बेटा। अब 2R और R ये आपस में बेटा कैसे हैं? 2R और R, देखो सारा का सारा खेल ए और सी के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, क्योंकि बैटरी इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है। 2R और R आपस में क्या है बेटा? पैरेलल में है, तो R इंटू 2R ओवर 3R, तो बेटा ये तो हो गया 2R/3, 2R/3। और बेटा अब ये देखो R, ऐसे लिख लो इसको, ये बेटा ये इस तरीके से है, ये तो बेटा आ गया 2R/3, ये वाला R ही था, और ये बेटा R, और ये E है। अब देखो 2R/3 और R ये सीरीज में है बेटा, एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो 2R/3 प्लस R, तो ये हो गया बेटा 5R/3। अब 5R/3 और R आपस में क्या है? वो पैरेलल में है, तो ये कैसे लिखूंगा? 5R/3 इंटू R एंड 5R/3 प्लस R। तो बेटा ये देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 5R/3, और बेटा ये कितना हो गया आपका? 8/3, और R से R कैंसिल हो गया, 5R/8। ये वैल्यू आ गई आपकी, ज़रा देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है। तो देखो अब आपका R इक्विवेलेंट आ गया, तो अब आप E की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो बेटा इसको, करो जल्दी से नोट। ठीक है बेटा, और सभी ने किया बेटा ये। अब देखो कितनी चालाकी से आपने इस पूरे क्वेश्चन को गलत कर दिया।
सबको लग रहा है कि सर बहुत सही कर दिया, आंसर भी आ गया, बिल्कुल सही आया, ये गलत आंसर आया। देखो जरा गलती कहाँ की। इसलिए मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ बच्चों कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से 2 पॉइंट्स हैं जिनके रिस्पेक्ट में क्या देखा जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज देखा जाएगा बेटा। वो 2 पॉइंट्स होने चाहिए जिन 2 पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। तो देखो जरा इस क्वेश्चन की गलती जरा पकड़ने की कोशिश करना आप। देखो जरा ध्यान से, ये बेटा यहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ था, तो आप देखो जरा, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये सी, ऑब्वियस है ये भी सी और ये भी सी। बैटरी बेटा यहाँ पे एक बार पहले तो एक बात देखो कि यहाँ पे बैटरी जो कनेक्टेड है वो ए और सी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, ये बात ध्यान रखो। तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि इस बात में तो कोई किसी तरह की परेशानी हमें नहीं हुई कि सर ये वाला जो सर्किट है ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, है ना। हमने क्या कहा कि सर ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना तो जरा आप ध्यान से देखो ना बेटा कि यह आर और ये आर, आपने इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया। और बेटा आप जरा ध्यान से देखो कि आपने कैसे बनाया गया है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट है, वरना हम ये इस तरह की गलती फिर से कर देंगे। या तो एक तरीका ये है कि मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर लूँ, ठीक है, रीड्रॉ कर लो चलो, या तो ये देखो बेटा ध्यान से, क्या मैं उस सर्किट को ऐसे बना सकता हूं क्या? वो जो सर्किट था उस सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं। अब देखो बेटा ये पॉइंट आपका ए है, ठीक है। अब मैं इसको उसी पॉइंट से लेके आने की कोशिश करता हूं जैसे कि हम उसको समझते थे, ठीक है। अच्छा ये वहां पे देखो बेटा, ये वाला पॉइंट आपका सी बन गया, ये वाला पॉइंट आपका कुछ डी बन गया और ये वाला पॉइंट आपका कुछ बी बन गया बेटा, ठीक है। ये वाला जो इतना जो पार्ट है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो आप देखो बेटा ध्यान से, कि ये वाला जो आर है ना भाई, दिस बाय दिस ये है ऐसा, तो क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस रेजिस्टेंस बिकम्स इनवैलिड, ये हट गया, ये रेजिस्टेंस हट गया हमारा, है ना। अगर ये रेजिस्टेंस हट गया बेटा तो अब देखो पूरा का पूरा सर्किट इसके रिस्पेक्ट में आ गया है ना, ए और सी के रिस्पेक्ट में आ गया है। ठीक है, तो अच्छा ये तो सेम वही आ रहा है इसका तो ना, 5R/80 आएगा, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। वो दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन है ना, जिसमें एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, उसमें मैंने प्लान किया था ये इस तरह का कर, चलो ठीक है, इसमें तो सही है बेटा, इसमें बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये तो सही आ रहा है। तो आई की वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी E/5R/80 आ जाएगी, ठीक है बेटा, ये तो बिल्कुल सही है। वो सर्किट में एक्चुअली कुछ हल्का सा चेंज हो गया वो, ठीक है, इसमें सही है, बिल्कुल सही है वो, ओके। चलो बेटा अब देखो जरा एक और 2 क्वेश्चन और करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, दोनों ही क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए बढ़िया से सवाल। देखो बेटा ये बेटा 24 वोल्ट और 4 ओम, ये आर
ये R, ये 6R, ये R, ये 4R और ये R, इफ R इज इक्वल टू 10 ओम। एक्चुअल में क्वेश्चन हल्का सा मैंने स्लाइड चेंज किया है, बट हल्का सा कुछ और क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सेम एक बार पावर में भी करेंगे, ठीक है। यू हैव टू फाइंड I। IIT में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, हल्का सा मैंने उसमें चेंज कर दिया बस, बाकी तो सेम है ऑलमोस्ट क्वेश्चन, IIT में आया हुआ सवाल है। देखो बेटा, ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही सवाल को सॉल्व किया जाना चाहिए बेटा। इन दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये R और ये R बेटा ये कैसे हो जाएंगे, ये सीरीज में मैं बेटा इसका नाम लिख देता हूँ A, इस पॉइंट का B रख रहा हूँ बेटा, ये पॉइंट C हो जाएगा, ये पॉइंट D हो जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, सर्किट को भी रीड्रॉ कर देता हूँ, ये A, ये B, ये C और ये D बेटा। देखो जरा ध्यान से, A और C के बीच में R, A और D के बीच में 2R, C और D के बीच में 6R, B और C के बीच में 2R, B और D के बीच में 4R, और बेटा एक बैटरी लगी हुई है A और B के बीच में, ये बेटा 24 वोल्ट एंड 4 ओम। तो देखो R/2 यानी ये रेशियो बेटा 1/2 आया, ये 2R/1/2, तो ये भी बेटा 1/2 आया, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसको हटा दो, इसको जब आप हटा दोगे, इसको भी हटाओ, इसको भी हटा दो, R और 2R 3R, और बेटा ये कितना हो गया 6R, तो 3R और 6R आपस में बेटा पैरेलल में है, तो ये वैल्यू 2R आ गई। तो 2R का मतलब बेटा क्या हो गया, 2 × 10 20 ओम। तो यानी कि ये सर्किट बेटा अब कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 20 ओम, ये 4 ओम और ये 24 वोल्ट, और ये बेटा I की वैल्यू पूछी गई है। तो बेटा I इज इक्वल टू क्या हो गया, V24 है और टोटल रेजिस्टेंस 20 + 4 24, दैट इज 1 एम्पियर। ये क्वेश्चन हो गया बड़े आराम से। अब वो क्वेश्चन करने वाले हैं जिसकी मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने व्हीटस्टोन पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि IIT एडवांस 2015 में जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन करते हैं बेटा। मज़ेदार क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा होगा बड़ा खतरनाक, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था। एक बात तो ये भी था कि बेसिकली ऑप्शन नहीं थे क्वेश्चन में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया था वो। देखो जरा ध्यान से, देखने में बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन आपको दिखेगा। ये बेटा R इज इक्वल टू 2 ओम, वन ओम, 2 ओम, ये बेटा 8 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 12 ओम, दिस इज 4 ओम, ये बेटा 6.5 वोल्ट, एंड यू हैव टू फाइंड current through R। जो ये वाला जो रेजिस्टेंस है बेटा, इसके थ्रू आपको करंट की वैल्यू बतानी थी। देखो क्या मुझे सबसे पहले, देखो बेटा ध्यान से,
ये जो इतना जो ये वाला जो सर्किट है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? एक्चुअल में खेल यहीं पे था, है ना, क्वेश्चन में खेल यही था। लोग कोशिश कर रहे थे कि सर ये वाला एक काम करो, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हो गए, इस तरह से जोड़ लो, बट उससे बात बनने नहीं वाली बेटा। मैंने आपको बार बार एक बात कही है कि जहाँ पे भी थोड़ा सा मुश्किल नेटवर्क दिखे, मुश्किल सा क्वेश्चन दिखे, 5 रेजिस्टेंस आपको दिख जाए तो आपकी दिमाग की बत्ती चमक जानी चाहिए, और अब तक तो चमक ही जानी चाहिए थे ना। इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन आ गया ये। तो देखो ये बेटा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो बिल्कुल देखो 1/2 2/4 रेशियो सेम है। रेशियो सेम है तो भाई क्या कर दो, ये वाला रेजिस्टेंस हटा दो भैया। अब देखो जरा मज़ा अब आने वाला है। ये लो अब इसको हटाओ, ये समझा दिया, ये वाली बात समझा दी मैंने आपको। तो 2 और 1 3, 4 और 2 6, 3 और 6 आपस में पैरेलल में हैं। उसका इक्विवेलेंट बेटा कितना आएगा, वो 2 ओम आ जाएगा। तो इस पूरे नेटवर्क को हटा करके मैं भाई यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, ये लो, ये 2 ओम लगा दूँ। और भाई इसको भी थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। क्या फिर से 5 रेजिस्टेंस दिख गए हैं? देखो जरा बेटा ध्यान से, 2/4 कैसे देखना है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इसको थोड़ा सा इस तरफ खींच के लेके जाऊंगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख जाएगा। और 6/12 तो बेटा ये फिर से ये वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा। अब देखो कैसे बिना कुछ किए हम इस क्वेश्चन को कर दिया है हमने। 4 और 2 6, और बेटा 6 और 18 पैरेलल में हैं। तो बेटा ये 4.5 ओम आ गया। 4.5 ओम और ये 2 ओम आपस में क्या है, ये सीरीज में है बेटा। तो आर इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे कितने आ गई, वो 6.5 ओम आ गई। और बेटा करंट की वैल्यू 6.5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 6.5 एम्पियर ओम,